नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज महाराजा दाहरसेन के 1312वें बलिदान दिवस पर दाहरसेन स्मारक पर देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम रहे। निम्बाराम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा दाहरसेन का बलिदान अखंड भारत के स्वर्णमयी इतिहास का अहम पड़ाव है, क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा पर होने वाले आक्रमणों को रोकने का साहस शताब्दियों तक सिंध के शासक करते रहे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज महाराजा दाहरसेन के 1312वें बलिदान दिवस पर दाहरसेन स्मारक पर देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम रहे। निम्बाराम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा दाहरसेन का बलिदान अखंड भारत के स्वर्णमयी इतिहास का अहम पड़ाव है, क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा पर होने वाले आक्रमणों को रोकने का साहस शताब्दियों तक सिंध के शासक करते रहे। स्वतंत्र भारत के साथ विभाजन का दुखद पल भी हमारे हिस्से आया और गौरव में सिंध हमसे अलग हो गया, किंतु इतिहास फिर भी बदलेगा और यदि हम भाग्यशाली रहे तो अपने जीवन काल में ही पुनः अखंड भारत बनते देखेंगे और सिंध की पावन धरती पर अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत देख सकेंगे। माता हिंगलाज के पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसी दिशा में हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा दाहरसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर किया गया। हिंगलाज माता और श्री चंद भगवान की पूजा अर्चना और हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। मुकेश कोटवानी ने वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। मयंक कोटवानी और निधि ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर सभी को राष्ट्र भावना से प्रेरित किया। स्वागत भाषण व परिचय सभा के प्रदेश मंत्री मनीष गोवालानी ने किया। मंच संचालन संगठन मंत्री मोहन कोटवानी ने किया। दाहरसेन समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी ने आए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में संघ के प्रांत संचालक जगदीश राणा, प्रांत कार्यवाहक शंकरलाल माली, विभाग संघ चालक मुकेश अग्रवाल, महानगर संघ चालक खाजूलाल नगर, संघ चालक कन्हैयालाल सोनी, राजेंद्र लालवानी, मंजू लालवानी, रुक्मणी वातवाणी, सिंधु सभा के संभाग प्रभारी मोहन तुलसियानी, पूर्व उप महापौर संपत सांकला, जिला मंत्री रमेश वल्ली रमानी, महेश टेकचंदानी, नरेंद्र बसरानी, डॉक्टर राजू शर्मा, अश्वनी पारिक, पत्रकार गिरधर तेजवानी, रमेश लखानी, गुल छत्तानी, राम धनवानी, मुकेश कींची, दुर्गा प्रसाद शर्मा, नरेंद्र सोनी, पुरुषोत्तम जगवानी, किशन केवलानी, नरेंद्र रावत, रामस्वरूप चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर और दाहरसेन समारोह समिति का भी सहयोग रहा। भारत माता की भारत माता की जब तक सूरज चांद रहेगा। उपासक है, ऐसे ही पवित्र स्थान माँ हिंगलाज के विग्रह के सामने और सिंधुपति महाराज दाहरसेन जी के स्मारक पर आज उनके बलिदान दिवस पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन माता भगिनी, हमारा तो एक बैठक थी यहाँ पर, जैसा अभी परिचय कराया अजमेर के सभी जो माननीय संघ चालक है उनकी। उसके बाद में आज ही ब्यावर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का एक कार्यक्रम है। बैठक में कन्हैया जी के घर पे ही बैठक थी, तो आवाज़ आ रही थी, तो मैंने पूछा ये वंदे मातरम की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मेरे पूछने पर मैं यहाँ आया हूँ, मैं ना बुलाया गया हूँ ना मेरा भाषण तय, ठीक है ना, इसलिए मुझे यहाँ फंसा दिया गया है। कोई पाथरे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं मानसिक रूप से तैयार, ना मुझे विषय भी जानना था, मुझे तुरंत कहा गया। तो मैंने कहा हम भी स्मारक पे पुष्पार्चन के लिए जाएंगे। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि अजमेर में अनेक बार आना हुआ, लेकिन आज के दिन जैसे अवसर पर कभी आना नहीं हुआ। और वैसे हमारी कुलदेवी है वो भी हिंगलाज माता ही है, इसलिए भी मुझे बहुत दोहरा आनंद है, उसकी अनुभूति इस दृष्टि से इस कार्यक्रम में हो रही है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी लगती नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने देश को, जिसको अनेक उपमाएं देकर बोला जाता है कि भारत समृद्धशाली था, संपन्न था, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, तो उसके पीछे एक बड़ा जो आधार था वो सिंध था। सिंध का वैभव, सिंध की संपन्नता, सिंध की एक आधुनिकता,
सिंध के अंदर जो एक और आर्थिक उन्नति थी, और सबसे बड़ी बात थी कि पश्चिम से आने वाले सभी और हमलावरों का जो मुकाबला है वो भी सिंध के मार्ग से ही होता रहा, और इस कारण से संपूर्ण भारत भी सुरक्षित था, क्योंकि हिमालय को तो पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। और इसलिए जब तक सिंध खड़ा रहा, अड़ा रहा, ताकतवर रहा, तब तक भारत भी सुरक्षित रहा। सिंध के कमजोर होने के कारण संपूर्ण भारत पर भी आक्रमण हुए, हमले हुए। वो जो दर्द है वो सैकड़ों वर्षों के बाद में भी हम भुला नहीं पा रहे। और विशेष करके जब स्वाधीन भारत में महाराजा दाहिर सेन या सिंध दिवस की बात आती है या अखंड भारत दिवस की बात आती है, तो ये जो हमारा दर्द है ये 1947 का है। देश का विभाजन हुआ, हमारी अपनी जमीन बट गई, हमारा अपना मातृभूमि का हिस्सा वो पराया हो गया, और हमको ये समझाया गया कि ये स्थापित सत्य है, दिस इज सेटल्ड फैक्ट, कि मान लो कि भारत विभाजित हो चुका है, आज जो भारत है केवल उतना ही है। तब कहीं जाकर के जो सिंधी समाज विभाजन के बाद जो भारत में आया या यहाँ पर जो भी था, वहाँ एक गहन मंथन चिंतन चलता गया कि हम सिंध को भूल जाएं, सिंधी भाषा को भूल जाएं, सिंध की संस्कृति को भूल जाएं, या पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम एक अग्नि की तरह प्रज्वलित रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी ये संकल्पबद्ध रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम नहीं तो हमारी पीढ़ी, वो नहीं तो अगली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस विषय को भूलने वाले नहीं हैं कि सिंध के हम रहने वाले, सिंध हमारा अभिन्न अंग है। नगर निगम, नगर सुधार न्यास, पर्यटन विभाग, शोध संस्थान सभी के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 कार्यक्रम होते हैं। एक 25 तारीख को 25 अगस्त के दिन जिस दिन जयंती का कार्यक्रम रहता है, और 16 तारीख के आज के दिन होता है। उसके अलावा यहाँ पर अखंड भाई साहब ने जैसा बताया कि अखंड दिवस के रूप में हम लोग 14 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर स्टोन भी लगा है, उसमें सभी जने आकर, समाज के लोग आकर वहाँ पर धागा बांधते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय के अंदर आज आप लोग आए। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, समय की भी बाध्यता है मैं आप लोगों को, क्योंकि ये 1997 से लगातार ये प्रक्रिया कर रही है, और अवकाश सिंह लखावत साहब का हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस चीज के इस मौके पे कि उन्होंने एक अल्पेर को नहीं, समाज को नहीं, पूरे देश के अंदर एक बड़ा मैसेज दिया। और 2012 के अंदर जब 1300 बलिदान दिवस था, उस दिन परम पूज्य संचालक जी मोहन भगवत जी भी यहाँ पर पधारे थे, और उस समय को हम कभी अपने जीवन के अंदर नहीं भूल सकते। उस समय संत महात्माओं का सारा देश भर से लोग यहाँ पर आए थे। आप लोग यहाँ पर सभी पधारे। आज विशेष रूप से मरण जी बैठक का, संचालक जी का, सभी का धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे पधारे। जय हिंद, जय भारत। हर वर्ष की भांति भारतीय सिंधु सभा एवं महाराजा धारसेन समारोह समिति एवं नगर निगम प्राधिकरण की ओर से इस वर्ष भी महाराजा धारसेन की 1312वीं बलिदान दिवस धारसेन स्मारक पर प्रातः 8 बजे हुआ। ये कार्यक्रम हर वर्ष इसलिए रखते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी
अपने महापुरुषों को और सिंध को न भूले। आज का कार्यक्रम का जो सौभाग्य रहा वह हमारे मध्य हमारे संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्बाराम जी का मार्गदर्शन हुआ और जीवन में युवा पीढ़ी और मातृशक्ति जो आई उनको वो यहाँ से प्रेरणा लेके गई और उन्होंने आने वाले समय में युवा पीढ़ी ने संकल्प लिया है कैसे महापुरुषों के खाली कार्यक्रमों में नहीं अन्यथा बाकी जो भी मेहमान आते हैं कोई भी आते हैं उनको भी घुमाने लाएंगे और उसको तीर्थ स्थान के रूप में हम लेंगे, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं लेंगे। ऐसा कार्यक्रम रहा महाराजा धारसेन स्मारक पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर में। किस तरह की प्रस्तुति यहाँ पर गीत? यहाँ पे हर वर्ष की बात इस बार भी बच्चों ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी और महापुरुषों को याद किया गया, उसकी पुष्पांजलि की गई, सारे महापुरुषों को याद किया गया। यहाँ पे जो भी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपका शुभ नाम? मोहन तुलसानी, भारतीय सिंधु सभा संभाग प्रभारी। की पश्चिमी सीमा के रक्षक सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1312वें बलिदान दिवस के इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा की ओर से प्रतिवर्ष पुष्पांजलि और देशभक्ति का कार्यक्रम किया जाता रहा है। आज भी उसी कड़ी में दाहरसेन स्मारक पर एक बड़ा पुष्पांजलि कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्बाराम जी का पाथेय मिला। भारतीय सिंधु सभा परिवार देशभक्ति के इस कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और यह प्रयास रहता है कि हमारी जो देशभक्ति की गाथाएँ हैं वो नई पीढ़ी तक पहुँचे, ऐसा प्रयास सिंधु सभा करता है। मनीष ग्वालानी, प्रदेश मंत्री सिंधु सभा। महाराजा दाहरसेन का बलिदान दिवस मनाया गया। आज 1312वां बलिदान दिवस यहाँ मनाया गया। हर वर्ष की भांति यहाँ बलिदान दिवस मनाते हैं। महापुरुषों की जीवनी से सभी समाज को प्रेरणा मिले, इसके लिए रंगारंग कार्यक्रम गीत और नृत्य का रहा। यहाँ पर 10 बच्चों ने लगभग गीत गाए और देशभक्तिपूर्ण वातावरण रहा। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब को उद्बोधन मिला और हम सब ने संकल्प लिया हर वर्ष की भांति यहाँ कार्यक्रम हमेशा करते हैं। अजमेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का आज किशनगढ़ में जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अजमेर से भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य कर्ण प्रकाश कृष्णानी, पूर्व उप महापौर संपत सांखला, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, भाजपा के मुकेश खींची, राजू शर्मा, अरविंद पारिक, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप कुड़ी, अक्षय गौरा ने भागीरथ चौधरी को साफा पहनाकर तलवार भेंट की। इस मौके पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक और शुभचिंतक उपस्थित थे। किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही चौधरी के शुभचिंतक, अजमेर के सैकड़ों किसान और भाजपा कार्यकर्ता उनके निवास स्थान पर आने लगे। उनके आगमन का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जिससे वहाँ एक उत्सव का माहौल बन गया। उनके समर्थकों ने चौधरी के प्रति अपनी शुभकामनाएं और सम्मान प्रकट करते हुए माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा, पूर्व महापौर नगर निगम संपत सांखला, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने भागीरथ चौधरी को राजस्थानी परंपरा की आन बान तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही डॉक्टर मुकेश खींची, राजू शर्मा, अरविंद पारिक, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप कुड़ी, अक्षय गौरा ने भागीरथ चौधरी से केक कटवाकर उनका मुंह मीठा कराया। इस मौके पर हजारों लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि राज्य एवं कृषक कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी का जन्मदिन आज किशनगढ़ में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भागीरथ चौधरी को बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने किसान नेता भागीरथ चौधरी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता और शुभचिंतक उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी का जन्मदिन आज किशनगढ़ में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में शुभचिंतक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भागीरथ चौधरी को बधाई और शुभकामना देने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भागीरथ चौधरी को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री सुरेश सिंह रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बडाना, दक्षिण विधायक अनीता बदेल, विधायक शत्रुघ्न गौतम, वीरेंद्र कानावत, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश में परिवर्तन आया है, जिसे सब लोग देख भी रहे हैं और प्रधानमंत्री ने मजदूर और किसान की पीड़ा को समझा है और उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कदम भी उठाए हैं। हमने जिस तरह से 90 दिन हमें काम करने का मौका मिला, 10 दिन से हमारा असर से हटने के बाद हम काम कर रहे हैं।
आपने देखा होगा 45% वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये झांसे देते थे, झूठ बोलते थे, लूट और झूठ चुनाव आते हैं तो सिर्फ इन पर झूठ का और बरगलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अभी आपने देखा किस तरह से जनता को बरगलाने का काम इन्होंने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको किस तरह से बरगलाने का काम किया। चुनाव जब आता है कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूँ ये गरीबी हटाओ का नारा कब से दे रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा इस देश में राज आपने किया है। गरीबी हटाओ का नारा जब आपके दादी जी या नानी जी वो भी देती थी और आपके पिताजी भी देते थे, बीच में और भी कई जगह आपकी माता जी ने भी दिया, और आज भी गरीबी हटाने का नाम दे रहे हैं। ये कब हटाओगे गरीबी को? जिस तरह से चुनाव आते हैं तो गरीबी याद आ जाती है, लोगों को बहकाने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो पूरा करेंगे। आपने देखा होगा इधर ERCP की योजना, उधर ताजेवाला से यमुना का समझौता, दोनों हमने किए हैं। इधर उदयपुर के अंदर हमने जो आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी में आता था, बंगाल की खाड़ी से इधर आता था, वो पानी हमारे काम आता था। आधा पानी अरब सागर में जाता था, वो हमारे काम नहीं आता था, क्योंकि जिस तरह से अरावली पर्वतमाला है वो आधा पानी उधर जाता था। लेकिन हमने उस पर भी एनीकट बना के और हमने उस पहाड़ में एनीकट बना करके और टनल बना करके उस पानी को भी इधर लेने का काम किया है। वो भी हमने शुभारंभ कर दिया। अगर बंसी वाले की कृपा होती है, बारिश अच्छी होती है, तो वो उदयपुर को तो पानी मिलेगा, लेकिन उसके माध्यम से वो पानी बीसलपुर में आएगा, जो हमारे आगे राजस्थान के काम भी आएगा। हमारी जलवायु की योजना हो या हमारे नर्मदा की योजना हो या हमारी इंदिरा गांधी नहर की योजना हो, जो हमारा पानी रोक रखा है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी पानी हमारा आना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी आएगा, हमारे हर जिले को पानी मिलेगा, तो हमारे पीने को पानी भी आएगा और किसान की सिंचाई के लिए भी पानी आएगा, जिससे हमारा किसान आबाद होगा। मैं कहता हूँ इनको किन्होंने मना किया था इनको? अरे ये कहते थे, हमेशा कहते थे कि हम यमुना का जल लेकर के आएंगे। इन्होंने एक भी पत्र अगर किसी सरकार को लिखा हो तो वो हमें बता दें। अगर एक यमुना समझौते का अगर कोई पत्र भी लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 93 में भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था यमुना जल का समझौते का, बाकी कांग्रेस ने कभी नहीं लिखा। ये किस तरह का जनता के बीच में जाकर के झूठ बोलते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आपने देखा होगा हमने किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी MSP बढ़ाने का काम करेंगे। हमें 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके किसान की MSP 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। और वो इसलिए किया, हम आचार संहिता का भी बहाना ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि मार्च के महीने में किसान की फसल आती है, किसान हमारा फसल को रोक नहीं सकता, वो फसल को बेचता है, इसलिए किसान को फायदा मिलना चाहिए। तो पहली ही कैबिनेट में हमने इसका निर्णय किया और किसान को फायदा देने के लिए सबसे पहले हमने वो MSP बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती है, 6000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार देती है और 2000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जैसे ही हमारी केंद्र की सरकार आएगी तो हम भी उस 2000 रुपए का देने का काम करेंगे। हमने आपसे वायदा किया है, लेकिन ये नहीं, ये कांग्रेस के लोग कब करते हैं बताएं? जब इनके 4 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद कोई देखते हैं, वो भी नहीं करते, वायदा करते हैं, काम नहीं करते। हमने कहा हमारे किसान भाइयों को फायदा मिलना चाहिए, तुरंत फायदा मिलना चाहिए। और आपने देखा कि हमको मौका मिला, हमने 1 महीने के अंदर किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किसानों को किया। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है।
Pizza Point, Kangor. For delicious moment. आज बोहरा समाज द्वारा ईद उल अजहा मनाई गई। इस मौके पर मदारगेट से तहरी मस्जिद में मौलाना हुसैन ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। आज सुबह जल्दी बोहरा मुस्लिम समाज के लोग मदारगेट स्थित मस्जिद पहुंचे, जहां पर नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक साथ मिलकर मुल्क में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की। आज बोहरा समाज द्वारा ईद उल अजहा मनाई गई। इस मौके पर मदारगेट स्थित तहरी मस्जिद में मौलाना हुसैन ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। आज सुबह जल्दी बोहरा समाज के लोग मदारगेट स्थित मस्जिद पहुंचे, जहां पर नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक साथ मिलकर मुल्क में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की। आज कहाँ नमाज अदा की और किसने अदा कराई? आज तहरी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज हमारे पेश इमाम मुल्ला हुसैन भाई सामी ने ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा पढ़ा और दीन और दुनिया के लिए सबके लिए दुआ फरमाई। हिंदुस्तान आबाद रहे, आबाद रहे। अजमेर शहर के हर मोमिन भाई के लिए, हर कौम के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ईद की मुबारकबाद दिए और आज का दिन खुश और आमद रहे, इसलिए दुआ करी है। मैं मोहम्मद अली बोहरा और मस्जिद अजमेर। सोशल मीडिया पर दो महिलाओं का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही लोगों द्वारा इसे भूत प्रेत से जोड़ दिया गया। इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए स्वामी न्यूज के संवाददाता ने मौके पर जाकर लोगों से बातचीत की। जानते हैं क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई। देखिए, अभी हम आ चुके हैं अजमेर के पहाड़गंज क्षेत्र में। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में एक औरत की आत्मा कैद होने का जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें एक शख्स जो है अपनी गाड़ी लेकर खड़ा है और अब ये शख्स अंदर अपने घर में जाएगा। उसके बाद दो औरतें यहाँ से निकलेंगी, जिसमें से एक औरत आगे सीधी चली जाएगी, दूसरी औरत गायब सी हो जाएगी। तो अब हम आपको वो जो औरत है जो गायब हुई है उसको आत्मा बताया जा रहा है, उसको चुड़ैल बताया जा रहा है, उसको डाकन बताया जा रहा है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोगों में इस चीज का डर बना हुआ है। देखिए, अब वो एक्टिवा वाला बंदा चला गया है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो महिला है ये यहाँ से आगे चली जाएगी, ये यहाँ से गायब हो जाएगी। ये वीडियो है तो इसको मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वो महिला है, ये यहाँ से गायब हो जाएगी। आप मेरी उंगली की तरफ ध्यान दें। यहाँ से देखते ही देखते ये देखिए, ये महिला यहाँ से गायब हो चुकी है ना। और यहाँ से वो दो महिलाएं गई। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि वो जो बात है वो ये है कि एक महिला यहाँ से आ रही थी। कैमरे यहाँ पर हर मकान में लगभग सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो आवाजाही है वो लगातार लगी रहती है। आवाजाही ये रास्ता रात में भी चालू रहता है। बिल्कुल आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन समस्या ये है कि कैमरे में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। जब गाड़ियां यहाँ से निकली तो हो सकता है उस गाड़ी का धुआं या फिर मॉइस्चर आ गया हो, धूल मिट्टी आ गई हो, उसकी वजह से उस कैमरे की जो धूल मिट्टी की वजह से वो जब आंटी जी दोबारा गई, वो महिला दोबारा गई तो वो गायब जैसी दिखी। तो लोगों में एक डर फैल गया कि वो महिला, अच्छा यहाँ पर जा रहे थे, वो इस घर में जा रहे थे। देखिए, इस घर में वो जा रहे थे तो लोगों में एक डर फैल गया कि वो वीडियो किसी ने सीसीटीवी में से निकाल कर वायरल कर दिया। और वायरल करने के बाद में बात आ गई कि वो पहाड़गंज में एक औरत है जो आत्मा बनकर यहाँ पर घूम रही है, लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन आसपास के लोगों में इस तरह का उन्होंने बताया कुछ भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले कभी यहाँ पर नहीं हुआ है, चलता फिरता रोड है। क्या सुनने को मिला था भैया आप लोगों को? क्या कौन सी जगह है और क्या वीडियो वायरल हो रहा है? ये मामला ये सुखाड़ा नगर का है, जिससे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो औरतें बताई जा रही है जिसमें रात को निकलती है और इसमें एक औरत गायब हो जाती है।
जितना देखा जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये सीसीटीवी कैमरा होता है, कई बार झटक मार जाता है या लाइट का प्रॉब्लम होता है, झटके के आधार पे वो व्यक्ति गायब हो जाता है। तो उसको कृपया करके इसको फेक ही माने, इसको न माने और सब शांतिपूर्वक है। और आत्मा है कहाँ दुनिया में? दुनिया में आत्मा नाम कोई चीज नहीं है, घबराने वाले बात नहीं है। तो सावधान रहे और ऐसे चीजों से सतर्क रहे। चलिए देखिए, ये हमारे साथ मुकेश छबलानिया जी थे और आपको वो शख्स जो दिख रहे हैं एक्टिवा गाड़ी लेकर इस घर में जाते हो, वो एक्टिवा वाले भैया भी है। भैया एक सेकंड, ये वो भैया हैं जो एक्टिवा लेकर अंदर जा रहे। भैया जब 12 तारीख की रात को आप जब क्या समय हो रहा था जब आप एक्टिवा लेकर अंदर जा रहे थे? भैया मैं 2-2 बजे रोज आता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं भैया? मेरा चप्पल का काम है। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वीडियो जो है, वीडियो फेक है। पहले बात तो देखो, हमारे यहाँ पे मंदिर है पास में शिव जी, ठीक है, महाकाल पास में बैठे हैं जी, थोड़ा सा पास में गणेश जी का मंदिर है जी, आगे माता जी का भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। 2 लेडीज से आ रही थी। पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में खाटू श्याम के कीर्तन हो रहे हैं, अजमेर में भी होते रहते हैं जी। खाटू श्याम के कीर्तन हो रहे हैं। 2 लेडीज से कीर्तन में से आ रही थी, वो खाटू श्याम कीर्तन में से आ रही थी। मैं रोज आता हूँ, मैंने गाड़ी अंदर डाली अपनी, क्या रोज का आना जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल रात को भी मैं आया हूँ 2-2 बजे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो फेंक के सामने हमारा मंदिर है भगवान का। यहाँ बच्चे रात को 12-1 बजे तक मैच खेलते, छोटे छोटे बच्चे फालतू लोग फालतू डरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे कॉलोनी में मैच खेलते हैं। अच्छा भैया, जब आप गाड़ी अंदर चला रहे थे, आपके पीछे से आई तो आपको कुछ ऐसा डर या कुछ भी ऐसा कुछ लगा क्या भैया? कुछ भी नहीं है। 2 लेडीज सामने से आ रही थी, वो नॉर्मल लेडीज है। 2:30-3 बजे उनसे मैंने पूछा, बोले हम कीर्तन में से आ रहे थे। अजमेर में नहीं, दुनिया में कीर्तन होते हैं, आपको भी मालूम है खाटू श्याम जी जी, ठीक है, सभी भगवानों के होते हैं। और पहले बात तो यही है कि अपने अजमेर में कोने कोने में मंदिर है। दूसरी बात, अगर किसी को डर भी लगता है तो अपने टाइम पे घर चल जाओ जी। रात को 3 घंटे भगवान ने, भाई भूत प्रेत लोग कहते होते भी है, तो रात को 3 घंटे का मामला है, 12 से 3 तो भगवान ने उनको भी दिया हुआ है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ये चलता हुआ रोड है। मैं अजयनगर रहता था पहले, 55 से वहाँ जा रहा था रात को 2-3 बजे। आज भी हमारे यहाँ 10 साल हो गए, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। तो रोज का ही भैया 1-1.5-2 बजे आने का काम है? दरगाह बाजार में दुकान है चप्पल की, मेरे को 20 साल हो गए मार्केट में, मार्केट में दरगाह बाजार। हमारे बहुत आते हैं मिलने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम। आज दरगाह के गेट नंबर 4 पर खड़े दोनों पक्षों में नजराने की राशि को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे के सर के पीछे चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि शमी नामक व्यक्ति उसके साथ गेट नंबर 4 पर खड़ा रहता है। आज नजराने की राशि को लेकर दोनों में मारपीट हो गई, जिस दौरान शमी ने मेरे सर पर पीछे से हमला किया। पीड़ित को जेलन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरगाह पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 नंबर गेट पे ये वारदात हुई थी। कोई पैसों को लेके शम्मी नाम का लड़का है, नजराने को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ है। उनने पीछे जाके चाकू से वार कर दिया। किस चीज के वार किए? किस चीज से वार किया आपने? चाकू से। क्या आपने मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ, मुकदमा दर्ज करा रखा दरगाह थाने में। क्या मामला, पूरा मामला क्या कारण है? कारण वही है, पैसों को लेके मेरे भाई, दरगाह के नजराने को लेके। अच्छा, फिर मुकदमा दर्ज करा रखा दरगाह थाने में। कौन है व्यक्ति, क्या नाम है? शम्मी नाम का लड़का है, उसके नाम पे FIR दर्ज करनी है। अच्छा, आपके साथ क्या करा उसने? पीछे से आके वार कर दिया। अच्छा, किससे? चाकू से। कहाँ पे चोट आई आपको? यहाँ सर पे, बैक साइड में। NCERT द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा CE भारत भर में विभिन्न केंद्रों पर आज आयोजित की गई, जिसमें अजमेर से भी कई केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों से पूछताछ पर सामने आया कि कड़ी मेहनत व तैयारी के बाद भी अभ्यर्थियों को एग्जाम पेपर लेंदी लगा, जिसमें कुछ सवालों का स्तर काफी कठिन भी था। सभी केंद्रों पर प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था और कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। किस चीज का पेपर था और कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। तो लेकर किस तरह की तैयारी आपने यहाँ कर रही है? तैयारी तो बहुत करी थी, पर ठीक, अच्छा हुआ पेपर। क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन है, हार्ड थे या डिफिकल्ट तो थे? क्या लगता है आपने जो मेहनत करी सफल हो जाएगी। कहाँ से आया? अजमेर से ही। क्या नाम? आरजू। किस तरह के? NCERT का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था। किस तरह की तैयारी कर रही है आपने? सर बढ़िया तैयारी कर रही थी। B.Ed का मैंने दिया है आर्ट्स के अंदर, और काफ़ी पेपर इजी था। और क्या लगता है आपने जो तैयारी की उससे आपने सफल? सर मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी और सेल्फ की तैयारी की थी।
उसमें काफ़ी कुछ अटैम्प्ट किया है। बाकी पेपर थोड़ा लेंथी था, थोड़ा छूट भी गया। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? श्रीगंगानगर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।